Okay, so hello everyone, my name is Pallavi Pramanik and you are watching the Code Crowd. So आज से हम लोग टेक्निकली जावा कोडिंग सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जावा पे बेसिक सिंटेक्स, हम लोग बेसिक सिंटेक्स को एक एक करके कोड को डीकोड करने वाले हैं। एंड विद दैट हम लोग उसके बाद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ने वाले हैं। So let's get started. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है जावा सिंटेक्स, और उसका बेसिक सिंटेक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, और फिर हम जाएंगे वेरिएबल्स पे। तो आज बस यही 3 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद आज के लिए इतना ही होगा। सो बस शुरू करते हैं। तो जावा सिंटेक्स, जावा का क्या सिंटेक्स है, मतलब जावा का वो बेसिक सिंटेक्स जिसके बिना वो जावा प्रोग्राम कहलाएगा ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि जावा में वो कौन सी चीज़ है जिसको यूज़ करने से हम जावा को, मतलब उस कोड को हम जावा प्रोग्राम कह सकते हैं। सबसे पहले जो होता है वो क्लासेस, ओके, एंड फिर आता है मेथड। इन दोनों को यूज़ करना मस्त है। इन दोनों के बिना वो कोड जावा कोड या कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे क्लासेस क्या होता है, फिर हम जानेंगे मेथड क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जावा का जो मेन मेथड होता है वो जावा कोड का एंट्री पॉइंट होता है, मतलब वहीं से शुरुआत होता है हमारे कोडिंग का। जो कंपाइल होता है जब जावा का कोड, तो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। एक और चीज़ कि हर एक स्टेटमेंट एंड होता है सेमीकोलन से। ये मोस्ट ऑफ द कोडिंग लैंग्वेज में ये होता है कि जब भी हम कोड करते हैं तो उसको एंड करते हैं सेमीकोलन से। आई थिंक पाइथन में ये नहीं होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, वी कैन यूज सेमीकोलन, इट्स अ गुड हैबिट। बट पाइथन में शायद ना भी करे तो चलेगा, बट बाकी सारे लैंग्वेजेस में C++ हो गया, जावा हो गया, यहाँ पर एंड करना, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। जावा इज अ केस सेंसिटिव, ठीक है। चलिए, ये रहा एक एग्जाम्पल जावा बेसिक सिंटेक्स का, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक क्लास ले रहे हैं, आपको एक क्लास लेना पड़ेगा, ओके। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, आप इसकी जगह कोई और भी नाम रख सकते हो, मेन रख सकते हो, मेन क्लास, ठीक है। यहाँ हेलो वर्ल्ड है, बट आप कुछ भी नाम रख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये, इसको कहते हैं हम जावा मेथड, ठीक है, मेन मेथड जावा का। तो उसके मेथड के अंदर कुछ भी कोड हो फिर वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मेन मेथड है यही है एंट्री पॉइंट। मतलब जेवीएम जब जावा कोड को एनालाइज करता है तो सबसे पहले वो यही आता है, ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर एक एक जो वर्ड्स आ रहे हैं इस कोड में, ठीक है, इस सिंटेक्स में, मेन मेथड में, इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। पब्लिक क्या है यहाँ, ठीक है। पब्लिक होता है एक एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर मतलब, एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली हमारा 3 टाइप का होता है। एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो बाकी सारे भी हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि अगर ये पब्लिक ना हो तो क्या होगा। जब अगर ये पब्लिक ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा प्राइवेट, और जब ये प्राइवेट हो जाता है तो जेवीएम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा मेन मेथड को। तो मेन मेथड को एक्सेस कराने के लिए यहाँ पब्लिक का लिखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैटिक। स्टैटिक का क्या रोल है, अगर स्टैटिक ना हो तो क्या होगा। देखिए, स्टैटिक का इम्पोर्टेंस ये है कि स्टैटिक अगर नहीं हो तो हमें जावा जो कोड रन कराने के लिए अलग से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ओके, क्लास के अंदर, तो ही हम इसको रन करा सकते हैं। बट अगर हम स्टैटिक लिख दे तो इसको हम लोग ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, वो इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा और हर बार हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो ये रहा इम्पोर्टेंस स्टैटिक का। फिर आता है वॉइड। तो वॉइड का क्या इम्पोर्टेंस है? तो वॉइड जो हमारा है ये होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। जब भी हम आगे जाकर मेथड पढ़ेंगे तो मेथड का भी स्ट्रक्चर, जैसे ये मेन मेथड है, हम कोई भी जो ये इनबिल्ड है, हम जो भी मेथड हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो हम मेथड्स हम खुद से क्रिएट करेंगे, तो उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहेगा। पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे, फिर हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो रिटर्न टाइप, जैसे कि इसके आगे हम जब पढ़ेंगे डिफरेंट जो डेटा टाइप्स क्या होते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो रिटर्न टाइप यहाँ पहले हम जान लेते हैं वॉइड का क्या रिटर्न। ओके, वॉइड का क्या रिटर्न टाइप होता है? वॉइड मतलब होता है जब हमको कुछ रिटर्न नहीं करना होता है, ठीक है। ये रिटर्न कुछ नहीं करता है। अब मेन मेथड एक्चुअली कुछ रिटर्न नहीं करता, इसीलिए वॉइड लिखा जाता है यहाँ पर। मेन मेथड का काम रिटर्न करना नहीं होता है। अगर वो देखिए, मेन मेथड क्या होता है ना कि वो उसका सिर्फ काम होता है एग्जीक्यूट करना कोड को, ठीक है। वो बहुत स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप हम वॉइड लिखते हैं। इसका बस इतना काम होता है कि जो भी इस मेन मेथड के अंदर है इसको एग्जीक्यूट करना। फिर मेन ये है, नाम है जो इस मेन मेथड का नाम है मेन, इस मेथड का नाम है मेन, ठीक है। इसलिए जैसे कि हम आगे जाकर मेथड पढ़ेंगे तो उसका भी वही कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, एक्सेस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नाम, ठीक है। इसके बाद ये जो है हमारा पैरामीटर्स है, ठीक है। जो भी हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं ना वो इसके थ्रू से कर रहे हैं। स्ट्रिंग ये है हमारा डेटा टाइप और ये हमारा है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये एरे के फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन हमारा पास होता जा रहा है। जो भी हम इधर करेंगे ना काम, जो भी रन कोड हमारा रहेगा, जो इंफॉर्मेशन है ये एरे के फॉर्म में इसके अंदर पास हो रहा है। डेटा टाइप है और ये आर्ग्यूमेंट्स। तो ये रहा हमारा, इस नई मेथड को हमने डीकोड करा। अब हम जाएंगे कि इसके अंदर जो बेसिक सा कोड है, सबसे पहले जो मोस्टली जो भी कोडिंग करते हैं ना, सबसे पहला उनका जो कोडिंग रहता है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना ही रहता है। तो यहाँ पर भी मैंने वही एग्जाम्पल दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी हमको जावा में कुछ प्रिंट करना रहता है ना तो हम इस स्ट्रक्चर से प्रिंट करते हैं, ठीक है। system.out.print। या ln का क्या काम है? हम ln लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। कब लिखना है, कब नहीं लिखना है? जब हम ln लिखते हैं और ये पर्टिकुलर हमारा प्रिंट होता है और हम इस लाइन में ln लिखते हैं, तो इसके नेक्स्ट लाइन में अगर हम कुछ और प्रिंट करा रहे हैं ना और फिर आउटपुट आएगा ना, और अगर ln लिखा होगा ना तो नेक्स्ट लाइन आएगा, ऐसे आउटपुट आएगा। पहले हेलो वर्ल्ड आएगा, फिर मान के चलिए यहाँ हम गुड मॉर्निंग प्रिंट करना चाहते हैं, तो अगर हमारा यहाँ ln जैसे लिखा हुआ है तो इसके बाद अगर हम कुछ प्रिंट कराएंगे तो एक न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाएगा गुड, ठीक है। मगर अगर यहाँ ln ना हो तो क्या कैसे होगा? फिर अगर हमारे नेक्स्ट लाइन में हम गुड मॉर्निंग प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे system.out.print लिखा हुआ है और हम यहाँ गुड मॉर्निंग प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पर ln ना हो, तो सिंपली हमारा इस फॉर्म में आउटपुट आएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, इवन गैप भी नहीं होगा, एक साथ आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ln नेक्स्ट लाइन का इम्पोर्टेंस, ठीक है। डबल कोटेशन में हमें लिखना पड़ता है जो भी हमें प्रिंट कराना होता है, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा जावा का बेसिक सिंटैक्स का पूरा हमने डिकोड करा है। इसके बाद हम जंप करेंगे डेटा टाइप पे। डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। ये दो तरीके का होता है बेसिकली। तो ये क्या करता है, डेटा टाइप का काम क्या है? बेसिकली वेरिएबल किस टाइप का होने वाला है, वेरिएबल का टाइप को डिसाइड करता है। वो किस टाइप के डेटा को वो वेरिएबल स्टोर करने वाला है, ठीक है। दो टाइप का डेटा टाइप होता है, एक प्रिमिटिव, एक रेफरेंस। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि डेटा टाइप का काम ये होता है, जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, वेरिएबल स्टोर करता है, जो कि हम लास्ट टॉपिक है आज का, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, तो डेटा टाइप ही डिसाइड करता है कि वो किस टाइप का इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, ठीक है, इसके बेसिस पे।
डिसीजन होता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि अल्फ़ाबेटिकल कि कैरेक्टर कि बूलियन। तो ये हम पढ़ते हैं आगे डेटा टाइप कितना टाइप का होता है। पहले तो ये प्रिमिटिव और फिर रेफरेंस। तो आज हम सिर्फ प्रिमिटिव पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी 4 टाइप का होता है। एक इंटीजर टाइप होता है और उनके भी सब टाइप्स होते हैं बहुत सारे। वो क्या किस तरीके से डिफ़र करता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो प्रिमिटिव होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप और बूलियन। फ्लोट और डबल होता है फ्लोटिंग पॉइंट में। ओके, हम इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर में 4 तरीके का होता है, एक बाइट, एक शॉर्ट, एक इंट और एक लॉन्ग। ये चारों के चारों डेटा टाइप सेम टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वो है न्यूमेरिक नंबर्स। ओके, जो इंटीजर नंबर रहता है ना, बस इन 4 में बस यही डिफरेंस है कि रेंज में, कि ये बहुत शॉर्ट रेंज तक अपना स्टोर करता है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा, ये फिर उससे ज़्यादा और फिर ये सबसे ज़्यादा। ओके, लॉन्ग। फ्लोट डेटा टाइप, ये फ्लोट किस टाइप का स्टोर करता है, ये भी नंबर्स को स्टोर करता है बट ये पॉइंट वाले नंबर्स को, लाइक 1.2, 1.5, 2.56 ऐसे ऐसे नंबर्स को, ऐसे वैल्यूज़ को, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ये स्टोर करता है। अब फ्लोट और डबल में क्या अंतर है वो हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। कैरेक्टर डेटा टाइप, जितना टाइप का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर डेटा टाइप क्या डेटा टाइप अपने में स्टोर करता है। स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक हो, अल्फ़ाबेटिकल हो, सब ये कैरेक्टर स्टोर करता है। ओके, ऐसा कैरेक्टर उसको एक्सेप्ट करके स्टोर करता है। अब हम आते हैं बूलियन डेटा टाइप पे। बूलियन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बूलियन डेटा टाइप होता है ये बस 2 ही टाइप के आउटपुट देता है, एक ट्रू एक फॉल्स, या तो सच या तो झूठ, या तो है या तो नहीं, 0 या 1। ठीक है, बस इसके बाहर कुछ नहीं है। डेटा टाइप इतना पढ़ना आई थिंक इनफ है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी है। नेक्स्ट, ये चार्ट है। अब हम समझेंगे इस चार्ट को। इस चार्ट के हिसाब से डेटा टाइप, ये जो सब डेटा टाइप्स है ना हमारा, जैसे ये इंट में आता है, ये आता है, ओके वेट, तो ये बूलियन डेटा टाइप हमारा एक टाइप का हो गया। कैरेक्टर डेटा टाइप हमारा एक टाइप का हो गया। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग हमारा सारे इंटीजर वैल्यू को जो स्टोर करता है। फ्लोट, डबल जो फ्लोटिंग वैल्यूज़ को स्टोर करता है। और ये जो वॉइड, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि इसका कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं, अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड। ठीक है, तो बूलियन के बारे में वो एक बिट के बारे में हम जानते हैं कि बिट कैसा होता है। बिट होता है जब भी हम किसी नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जो 0 1 का फॉर्म में वो रहता है ना, वो जितना 0 1 रहता है ना उसको उतना बिट कहा जाता है। तो ये बूलियन जो है 1 बिट में ये आंसर देता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप 16 बिट में देता है। ओके, फिर बाइट में आते हैं। बाइट में 8 बिट में इसका साइज़ रहता है और इसका रेंज रहता है 128 से 127। अब ये रेंज का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये जो नंबर स्टोर कर सकता है ना बाइट, ये -128 से 1+127 तक ही नंबर स्टोर कर सकता है। अगर हम बाइट डेटा टाइप में अगर हम 129 स्टोर करने की कोशिश करें तो वो एरर थ्रो कर देगा, वो स्टोर नहीं कर पाएगा। वैसे शॉर्ट का भी एक पर्टिकुलर रेंज होता है, एक बिट साइज़ होता है, इंट का भी होता है, फ्लोट का भी होता है, और लॉन्ग का भी होता है, फिर फ्लोट आएगा। फ्लोट का भी एक बिट साइज़ होता है, फिर इसका भी एक रेंज होता है। ठीक है, डबल का भी होता है। तो ऐसे ही इन सारे डेटा टाइप्स का एक एक ये होता है, क्या कहते हैं, ये रेंज होता है। तो वॉइड का कुछ नहीं होता है। अब हम यहाँ फ्लोट और डबल के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल्स यहाँ, जैसे डबल में हमने ये स्टोर करा, डबल प्राइस 99.99। अगर यहाँ फ्लोट डेटा टाइप हम लिखते हैं, फ्लोट डेटा टाइप प्राइस
इसमें अगर 99.99 अगर हम ऐसे लिखें ना तो ये बता देगा एरर। ठीक है, इसका सही सिंटेक्स कैसा यूज करना है, तो फ्लोट प्राइस 99.99 f, इस f को लिखना ज़रूरी है वरना ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, ये सही है। कैरेक्टर डेटा टाइप जैसे ग्रेड्स वगैरह, हम मार्क्स वगैरह लिखते हैं ना, जो ग्रेड्स वगैरह, मार्क्स नहीं, तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप से हम एक्सेप्ट वो होता है। और कोई भी कैरेक्टर हम ले लें, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ले सकते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में। ठीक है, बूलियन क्या होता है, जैसे कि या तो हाँ या तो ना, इन सभी को हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली कोड करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सो तो यहाँ हम एग्जांपल्स देखते हैं हर टाइप के डेटा टाइप को। पहले हम बाइट, जैसे कि मैंने कहा कि बाइट का रेंज 127 तक होता है, तो यहाँ मैंने 129 लिया, तो यहाँ पर उसने एरर थ्रो कर दिया। तो यहाँ एरर में है तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि चेंज वेरिएबल नम टाइप टू इंट, यहाँ पर इंट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इंट का रेंज में आता है। ठीक है, तो इसको जैसे कि हम इसके रेंज को हम अगर घटा दे 125 कर दे तो एरर थ्रो नहीं करेगा। सिंपली वैसे ही नम अपने जगह मतलब 23 नम इंट में आता है तो इंट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ फ्लोट या एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ एफ नहीं है। अगर जैसे कि हम यहाँ पर एफ लगा रहे हैं तो यहाँ एरर नहीं दे रहा है, डबल भी कोई एरर नहीं दे रहा क्योंकि सही है। कैरेक्टर जैसे कि हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो कोई भी अल्फ़ाबेट को हम लोग ले सकते हैं, सिंगल कोटेशन कॉमा में हम ले सकते हैं। बूलियन हम कुछ भी ऐसे ही कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वो ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हैं। हम यहाँ रन करके देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। ओके, हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट का ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं कोडिंग कर रही हूँ, ये है इंटेलिजेंट आइडिया। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट क्या है ना कि जैसे आप कोड करते हो वैसे अगर कोई भी एरर होता है तो साथ ही साथ आपको एरर भी बता देता है। ठीक है, उसके लिए आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, रन करने से पहले आपको एरर बता दिया जाता है। और इसका एक शॉर्टकट है, जैसे आपको कुछ प्रिंट करना है जावा में तो SOUT लिख दो, फिर एंटर दबा दो, आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको अगर नम वैसे ही हम बाकी चीज़ें भी num1 num2 num4 फिर हम ओके साउट अल्फाबेट साउट हम देखेंगे, इसके वेरिएबल को भी लिखेंगे। अब हम रन करके देखते हैं तो सब कुछ सक्सेसफुली ये रन हो रहा है। ओके, तो एक और चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि मैं एल एन हमने लिखा है, तो जैसे कि मैंने कहा कि एल एन को अगर हमें रिमूव कर दे तो क्या होता है, देखते हैं। एल एन को अगर हमने जैसे कि रिमूव किया तो ये 125 और ये 23, ये जो 23 साथ में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए एल एन का हमारा इस्तेमाल होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। एक कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पब्लिक को अगर हम रिमूव करते तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ओके, यहाँ तो ये कोड रन ही नहीं होगा क्योंकि JVM मेन मेथड को अगर वो नहीं मिलेगा तो वो रन क्या करेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि चेंज एक्सेस मॉडिफायर, तो ऐसे ही बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये रहा हमारा छोटा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग
क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम एक एक एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। ओके, तो हमने एग्जांपल्स देख लिया, डेटा टाइप का हमने इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया। तो आई थिंक डेटा टाइप अब तक क्लियर हो गया होगा। बहुत कुछ टफ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल है। ओके, तो चलिए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, ओके, मैंने यहाँ डेटा टाइप में जो एग्जांपल्स हमने लिया था, ये जो नम है, यहाँ पर ये जो प्राइस है, यहाँ पर ये जो ग्रेड है, और ये जो इस पास है, ये सब क्या है? यही सब तो वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या कर रहा है? नम के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, एक नंबर स्टोर हो रहा है। वो नंबर किस टाइप का? इंट टाइप का है। तो इस वेरिएबल के टाइप को कौन डिसाइड कर रहा है? इंट, यानी डेटा टाइप डिसाइड कर रहा है। तो सिंपल सा ये रिलेशन है वेरिएबल, डेटा टाइप और इंफॉर्मेशन के बीच। तो वैसे हम यहाँ पर वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। वेरिएबल्स, हाँ, वेरिएबल्स को यूज़ करने से पहले, जैसे कि मैंने देखा कोडिंग करके देखा ना, तो पहले जो प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे जो प्रिंट कराया, नम प्रिंट कराया, तो नम यहाँ डायरेक्टली ऐसे हम उठा के नहीं प्रिंट कराना, पहले उसके अंदर हमको स्टोर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। उसको हमको डेटा टाइप देना पड़ेगा, उसको नेम, एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा। ये करने के बाद ही हम फाइनली इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली 3 टाइप के ये होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लोकल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ ये जो टाइप्स हैं किस बेसिस पर डिवाइडेड है? ये डिवाइडेड है हम कैसे डिक्लेयर करते हैं इन वेरिएबल्स को, अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करते हैं, उस बेसिस पर डिवाइडेड है ये सारे वेरिएबल्स के टाइप्स। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। यहाँ तीनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और हम इसमें एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले है हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कैसे हम करते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा, एक बेसिक सिंटैक्स क्या है जावा कोड का? पहले क्लास होगा। ओके, यहाँ पर भी एक क्लास है। ओके, क्लास है, मेन क्लास। हम यहाँ एग्जांपल अपना लेते हैं, और फिर क्या होगा? हमारा होगा मेन मेथड। ओके, तो यहाँ पर एक मेथड है, मेन मेथड, चाहे मतलब वैसे तो मेन मेथड हर एक यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लिया गया कोड का। एक कोड में मेन मेथड तो होता है, साथ ही साथ अलग से भी मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अलग से मेथड क्रिएट किया गया है, तो वही यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। तो हम भी एक मेथड लेते हैं, पब्लिक वॉइड शो। ओके, तो इस मेथड के अंदर हम जो भी कोड वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। कोई भी एक चीज़ बस इतना दिमाग में रखना कि लोकल वेरिएबल किसको कहते हैं? जिन वेरिएबल्स को हम किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं। बस अगर मेथड के अंदर वो वेरिएबल देंगे तो उसका मतलब वो है लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले मेथड है, उसके अंदर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। और कुछ दिमाग नहीं लगाना है इधर। और 2 तरीके का इंस्टेंस है, फिर है स्टैटिक वेरिएबल। अब यहाँ पर इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल एक ही जगह में डिक्लेयर्ड है। ठीक है, वो है मेथड के बाहर, एक मेथड के अंदर जिसको हम लोग लोकल कहते हैं, और 2 बाकी के 2 मेथड के बाहर हैं जिसको हम लोग एक इंस्टेंस कहते हैं, एक स्टैटिक कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है? ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक इंस्टेंस में और एक स्टैटिक में? ठीक है, दोनों क्लास के बाद, एक क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड के बाहर, इतना याद रखना है। क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा मगर मेथड के बाहर। तो क्लास के अंदर अब इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए हम एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जब भी हम बचपन में स्कूल जाते थे, क्लासेस करते थे, या फिर कॉलेज में भी क्लास करते हैं, जहाँ भी आप क्लास करते हो, तो आपको, या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी, जैसे कि मैं यहाँ जो करा रही हूँ, और अगर आप अपने साइड से स्टूडेंट्स जैसे हैं, नोटबुक अपने नोटबुक्स में अपने नोटबुक में सारी चीज़ को नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मैं करा रही हूँ,
या फिर कोई टीचर हमें पढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम नोटबुक नोट करते हैं जो भी ब्लैक बोर्ड में या फिर वाइट बोर्ड में लिखा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्या अगर हम अपनी नोटबुक में कुछ चेंजेस करें अदर देन दिस नोट, इस नोट्स के अलावा हम कुछ और चेंजेस करें तो क्या हमारा वाइट बोर्ड में चेंज हो जाएगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड में नहीं है ना। बाकी लोगों के लिए तो ये चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मैम ने यहाँ चेंजेस करा तो ये सब के लिए चेंज हो जाएगा, सब इस चेंजेस को देखेंगे। लेकिन अगर हम अपनी नोटबुक में चेंज करेंगे तो ये सिर्फ हम ही देख पाएंगे, हमारे अलावा और कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो यही होता है डिफरेंस। ये हो गया हमारा स्टैटिक और ये इंस्टेंस, ठीक है। हम अपने अपने नोटबुक में ये मॉडिफाई करते हैं तो ये इंस्टेंस। अब क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल जो हमारा होता है यहाँ वैर, इंस्टेंस वैर ये एक वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हमने लिया 10 और मान के चलो कि यहाँ और एक ये है मेथड है void मेथड शो नाम से। अब यहाँ पर मान के चलिए इस जो 10 का हमने प्लस 20 करके 30 कर दिया, या फिर इस 10 का हमने 20 कर दिया, ये इंस्टेंस वेरिएबल को हमने प्लस करके 20 कर दिया, ठीक है। ये हमारा 20 हो गया। तो ये 20 क्या हमारा इस मेथड के लिए भी 20 हो जाएगा? ये तो अलग मेथड है ना, यहाँ के लिए नहीं होगा। वही है ना इंस्टेंस, ये हम सिर्फ इसके लिए चेंज होगा। स्टूडेंट ने अगर अपनी नोटबुक के अंदर चेंजेस किया तो सिर्फ अपने ही नोटबुक के अंदर चेंज होगा, ये सबके लिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही हो रहा है कि अगर इस वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर, कॉल करते हैं और उसके अंदर हम मॉडिफाई कर देते हैं, इस 10 को हमने 20 बना दिया, इंस्टेंस वैर इज इक्वल्स टू 20 कर दिया, तो क्या हमारा हर मेथड में इंस्टेंस वैर इक्वल टू 20 होगा? नहीं, हर मेथड में हमारा 10 ही होगा। फिर अगर पर्पसली हम इसको चेंज करें तो चेंज हो जाएगा, बट यहाँ मैजिक है स्टैटिक का। स्टैटिक का क्या ऐसा मैजिक है जो ये अलग होता है इंस्टेंस से? स्टैटिक क्या करता है कि स्टैटिक का वैल्यू यहाँ पर 20 है, ये अगर इस मेथड में 20 से 30 हो गया ना तो ये पूरे एंटायर क्लास के लिए ये चेंज हो जाएगा। ये मान के चलो कि यहाँ पर एक और फंक्शन है, यहाँ पर ये फंक्शन है, यहाँ अगर 20 ये जो 20 यहाँ 30 हो गया तो यहाँ के लिए भी 30 हो जाएगा, हर के लिए 30 हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ स्टैटिक चेंज होगा पूरे ऑल ओवर क्लास में वहाँ चेंज हो जाएगा। वही कहा जा रहा है, ये ब्लैक बोर्ड में अगर मैम ने कुछ चेंज किया तो ये सबके लिए चेंजेस हो जाएंगे, ओके। तो यही है स्टैटिक, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वो भी हमने देख लिया। और इसका भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके, मैं यहीं पे कर देती हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। पहले तो हम एक क्लास पब्लिक क्लास मेन, ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक, ओके, पब्लिक इंट, हम यहाँ समेशन करेंगे तो ये रिटर्न टाइप हमारा इंट हो गया, क्योंकि हम यहाँ इंट ही रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हम सम करेंगे, यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को पास करेंगे, इंट ए और इंट बी। ओके, वेट, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही को पास करते हैं, ठीक है। ओके, हम कुछ पास नहीं करते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ कुछ नहीं पास करते हैं। बस हमारा रिटर्न टाइप यहाँ इंट होगा मान के चलते हैं, ठीक है। और वेट, हम
क्या करते हैं कि एक वैल्यू पास कर लेते हैं यहाँ पर हम इंट ए को पास करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा अंदर जाके, ठीक है, यहाँ हम एक नया वेरिएबल को यहाँ लेते हैं इंट बी, जिसका वैल्यू हमारा है 20, और मान के चलते हैं इंट ए का वैल्यू है हमारा 30। अब आप बोलोगे कि इंट ए का हम कहाँ डिक्लेयर किए, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, मेन मेथड में होता है डिक्लेयर। मेन में हम यहाँ ले चुके थे इंट ए इक्वल टू 30, और मेन में हम यहाँ क्या करते हैं कि मेन में हम यहाँ पर एक कोई सा भी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इंट नम इक्वल टू 30 लेते हैं, और यहाँ पर हम इस मेथड को अभी आपको मेथड नहीं समझ में आएगा, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि इसका हम डिक्लेरेशन मेन में ही कर चुके हैं। अब हमें फिर भी ब्लूप्रिंट दिखा देते हैं कैसे होता है। तो हम किसी भी मेथड को जब कॉल करते हैं ना, तो उसको उस मेथड का नाम लिख के उसके अंदर जो वैल्यू यहाँ पैरामीटर पास होगा, ठीक है, पास कराना है, तो उसको यहाँ पास करा लेते हैं। जैसे कि यहाँ नम को हम पास कराएंगे, तो नम जैसे ही यहाँ पर पास होगा ना, वैसे ये 30 वैल्यू यहाँ पास हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं कि ए का वैल्यू 30 हो गया। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी के लिए सिर्फ समझ जाना है कि इंट ए का हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं मेन में, और इसका वैल्यू हमारा 30 है। बस अभी हम सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल में फोकस कर रहे हैं। तो ये जो है ना बी हमारा, ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल हम समझ गए। इसके अंदर अगर हम सम टोटल सम इज इक्वल्स टू करते हैं a प्लस बी, और इसको अगर हम लोग प्रिंट करा देते हैं तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्रिंट करा दिए, या फिर सम प्रिंट करा दिए, तो हमारा रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा 50। ये हमारा बेसिकली लोकल वेरिएबल है। इतना समझना है बस। अब हमको समझना है कि इंस्टेंस वेरिएबल का क्या काम है। तो अगेन हम एक लेते हैं क्लास, मतलब पब्लिक क्लास मेन। यहाँ पर हम लेते हैं एक क्लास के अंदर हम लेते हैं, बट मेथड के बाहर, किसी मेथड के अंदर ये नहीं होता है। इंस वेर, ओके, इसका हम वैल्यू लेते हैं 20। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इंस इसके अंदर हमारा यहाँ पर एक होगा पब्लिक, रिटर्न टाइप हमारा इंट हो जाएगा, इंट सम। यहाँ पर हम ओके, यहाँ पर हम कुछ पास नहीं करते हैं। ओहो, ओके, पब्लिक क्लास मेन। ओके, यहाँ पर हम लेते हैं इंस बैर इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पर हम पब्लिक रिटर्न टाइप हम कर देते हैं यहाँ पर। ओके, हम कुछ रिटर्न टाइप नहीं करते, वॉइड कर देते हैं और मॉडिफाई करते हैं नंबर को। ठीक है, ये जो हम नंबर हम लेंगे यहाँ, इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बस डिक्लेयर बाहर करना है, यूज़ हम कहीं भी किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं विद इन द क्लास। ओके, तो ओके, यहाँ पर हम एक और मेथड को हम करते हैं वॉइड इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट। ओके, इस नंबर को हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो जब हम इस नंबर को यहाँ पर यूज़ करते हैं और इस नंबर के साथ हम 10 को और ऐड कर देते हैं, लाइक इंट्स
इंस्पायर हम सेम वेरिएबल को ही ले रहे हैं और इसको हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पिछला वैल्यू इंस वैर का था उसके साथ हम 10 और जोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ पर इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा सिंपली 30। ठीक है, इफ़ आई परफॉर्म द सेम ऑपरेशन यहाँ भी, तो यहाँ पर इंस वैर इक्वल टू इंस वैर का जो हमारा पिछला वैल्यू होगा उसके साथ हम 30 यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसको अगर हम इस पर्टिकुलर को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो कितना आएगा, 20 + 30 50। यहाँ जो 10 यहाँ पर अपडेट किया गया वो यहाँ नहीं जाएगा, वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, इसी मेथड तक, इसके बाहर ये डिस्टर्ब नहीं करने वाला, इम्पैक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, ये इंस्टेंस का हम समझ गए और इसके बाद हम समझते हैं लास्टली स्टैटिक का क्या वैल्यू होता है। तो अगेन हम यहाँ पर एक पब्लिक क्लास मेन, ओके, तो यहाँ स्टैटिक एंड लेट्स टेक अ num इक्वल टू 10। अगेन हम दो यहाँ पर मेथड्स को लेंगे, पब्लिक void सेम मेथड्स मॉडिफाई एंड यहाँ पर हम एक मेथड लेंगे पब्लिक void इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हम डिक्लेयर्ड हो चुका है तो इसको और दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो num इज इक्वल्स टू num प्लस 20 अगर करते हैं और इस पर्टिकुलर को अगर हम प्रिंट करेंगे, num को अगर प्रिंट करेंगे तो इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट आएगा 30। नाउ अगर ये पहले ये कोड एग्जीक्यूट होता है मॉडिफाई, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है मेथड, मेन मेथड में हमारा जो कोड है वो कौन सा पहले कॉल किया जा रहा है। अगर मॉडिफाई पहले कॉल किया जा रहा है तो यहाँ 10 ही, इसका वैल्यू 10 यहाँ पर पास होगा, ठीक है, और यहाँ 30 हो जाएगा। और अगर मान के चलिए इंक्रीमेंट पास हो रहा है तो ये जो आउटपुट देगा इसके बेसिस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले में, num, ठीक है, num को हम क्या करते हैं, num यहाँ पर इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा आउटपुट, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये आउटपुट हो जाएगा हमारा 30 इंटू 2 60। ठीक है, तो ऐसे होगा। अगर ये पहले हमारा आउटपुट पहले अगर ये एग्जीक्यूट हो कोड तो 10 इंटू 2 यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा और ये 20 प्लस 20 यहाँ पर 40 हो जाएगा। अगर इंटरचेंज हो जाए, पहले ये रन हो फिर ये रन हो, तो ऐसे हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या है कि हर जगह जैसे ही कहीं भी चेंज हो रहा है हर जगह ग्लोबली वो चेंज हो जाता है। तो बस यही है स्टार्टिंग का काम। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे क्या है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग इन जावा। तो टाइप कास्टिंग सिंपल सा मैं समझाती हूँ, दो टाइप का होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, दूसरा एक्सप्लिसिट होता है। वाइडनिंग भी कहते हैं इसको। एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है, दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। इम्प्लिसिट को हम लोग वाइडनिंग भी कहते हैं। वाइडनिंग क्यों कहते हैं? वाइड का मतलब क्या होता है, कोई छोटा सा चीज़ बड़ा होना या फिर बड़ी चीज़ को जो वाइड हो बहुत ज़्यादा। तो जब कोई स्मॉलर टू लार्जर टाइप में जाता है ना तो उसको वाइडनिंग कहते हैं, और एक्सप्लिसिट को इसको नैरोइंग को कहते हैं कि और ज़्यादा वो श्रिंक कर जाए। तो जब कोई लार्जर टू स्मॉलर टाइप में होता है तो उसको नैरोइंग भी कहते हैं, एक्सप्लिट जो कर जाता है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले नम हमारा लिया गया है 10। अगर इसको हम लोग डबल में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? डबल हम डेटा टाइप लेंगे, ठीक है, जो जिस चीज़ में हमें कन्वर्ट करना, मान के चलिए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, नम इंट है, ठीक है,
ये जो नम हम 10 इसके अंदर फीड कर रहे हैं नम के अंदर, वो इन डेटा टाइप का है। अगर हम इसको डबल में कन्वर्ट करना होगा तो हमारा सिंटेक्स ये रहेगा कि पहले उस डेटा टाइप को लिखना है जिसमें कन्वर्ट करना है, फिर उसको एक न्यू वेरिएबल देना है, नेम देना है, जैसे यहाँ पे दिया गया न्यू नेम, और फिर उस पुराने वेरिएबल को लिख दो। तो क्या होगा, ये जो 10 वैल्यू है जो इसके अंदर फीड थी हमारी 10, वो इसमें पास हो गई और इसका डेटा टाइप हमारा डबल हो गया। तो इस तरीके से इस 10 का जो हमारा डेटा टाइप हो जाएगा डबल। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होएगी, डबल प्राइस, डबल हमारा डेटा टाइप है, प्राइस हमारा वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है 99.99। फिर क्या होता है कि अगर इसको हमको इंट में कन्वर्ट करना रहेगा तो वैसे ही करेंगे। फ़िलहाल हमारा इस प्राइस के अंदर हमारा कौन सा वैल्यू स्टोर है, 99.99, और ये 99 प्राइस क्या है, हमारा वेरिएबल है जो किस टाइप से है, डबल टाइप का है, डबल डेटा टाइप में है। तो अगर हम इसको इंट में करना चाहें तो जिस डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको हम लोग न्यू एक नया नाम देंगे, नया वेरिएबल देंगे, न्यू प्राइस, उसके अंदर जो पुराना वेरिएबल है उसको हम लोग लिख देंगे। हमें पता है कि प्राइस के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन स्टोर है, 99.99। तो ये अब यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा विथ अ न्यू डेटा टाइप। ओके, इसको हम लोग एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं। तो ये हमारा टाइप कास्टिंग हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही था। हमने पढ़ लिया बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप और टाइप कास्टिंग। ओके, so that's all about basic syntax of Java and variables and data type। तो इस पर मैंने बहुत सारा हमने प्रैक्टिस करा, प्रैक्टिकल भी देखा, एग्जांपल्स भी देखे। तो आप अपनी साइड में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्रैक्टिस एट योर ओन साइड। एंड विद दैट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले ऑपरेटर्स, जावा से डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट।